बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 32 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर लें, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज का लेक्चर जो है ना, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है और शॉर्ट भी है। चलते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने इसमें फाइंड आउट करना है आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स। आइजन या आइगन, या आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने पीछे एक लेक्चर किया था जिसमें हमने आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर फाइंड आउट किया था। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि शायद ये वही है। नहीं, ये डिफरेंट है। वो वाला जो था वो रियल वाला था। यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी बात करनी है। ये कॉम्प्लेक्स के बारे में है। कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यू जो होगी ना, उसके सिलसिले में है ये। तो डेफिनेशन सबसे पहले कहता है कॉम्प्लेक्स स्केलर लैम्डा सेटिस्फाई। ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ देयर इज अ नॉन ज़ीरो वेक्टर x इन Cn सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स लैम्डा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ पर हमने लैम्डा को कोई भी नंबर बोला हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्केलर नंबर है। वहाँ पर सिंपल स्केलर था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्केलर नंबर है। और वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 कब होता है? जब हमारे पास कोई वेक्टर x हो और वो Cn स्पेस से लिया गया हो और वो नॉन ज़ीरो हो, तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स लैम्डा एक्स होता है। वी कॉल लैम्डा अ कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यू एंड एक्स अ कॉम्प्लेक्स आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है जिसको आपने लाजमी देखना है। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर एक थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप लिखा हुआ है पीरियोडिक मैट्रिक्स का। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये होता है कि आपके पास अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू जो है वो मतलब उसमें जो एलिमेंट हैं वो आपके पास 4 एलिमेंट है। तो 4 प्लस 1 जो है, मतलब k प्लस 1, के इज़ अ एलिमेंट। तो k प्लस 1 जो है वो आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स जो है वो ए का, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5, ए की 5। मतलब कि आप ए को 5 टाइम रोटेट करोगे, सॉरी 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो ए वेक्टर है वो सॉरी, अगर आप ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम मतलब कि ये देखें ना, आपके पास जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें अब वैल्यूज़ कितनी है? 4 है, ठीक है ना। तो ए की पावर के की जगह पर 4 आ जाएगा प्लस 1। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा? ए की पावर 5 के। मतलब कि अब आप ए को 5 टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो जो 5 टाइम पे आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो दोबारा फिर ए ही आएगा। ये है पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब कि उसने अपना पीरियड जो है उसको रिवाइज किया है। 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 5वीं दफ़ा जो है उसने अपना पीरियड रिवाइज किया है। आगे चलते आगे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल को समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो कहता है कि जी इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ट्रांसफॉर्म ए एक्स ऑन R2 है, क्योंकि ये इसकी स्पेस जो है वो 2x2 की है, मतलब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये R2 में रोटेट होगा। द प्लेन काउंटर क्लॉकवाइज।
थ्रू अ क्वार्टर टर्म। अब इस क्वेश्चन को हल करना है हमने, इस क्वेश्चन को समझना है। नीचे उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है सोल्यूशन में, कहता है द एक्शन ए इज अ पीरियोडिक सिंस आफ्टर 4 क्वार्टर टर्म। 4 दफ़ा वो अपनी क्वार्टर टर्न करेगा मुकम्मल, तो 5वीं दफ़ा दोबारा वही वेक्टर आएगा या वही मैट्रिक्स आएगा, जो बात मैंने आपको ऊपर समझा दी है पीरियोडिक मैट्रिक्स में। A vector is back where it started. Obviously, non-zero vector is mapped into a multiple of itself. So A has no eigenvectors in R2, and hence no real eigenvalue. In fact, characteristic equation. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा काम करना है कि जो हम पीछे भी करते आए हैं वो ये है कि हमने इस वेक्टर को यूज़ करना है और हमने जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली। इसको उसके लिहाज से सॉल्व करना है तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा लेकिन आप इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। सिंपल सा काम है कि आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जनाब ए का, जो कि है 0 -1 और 1 एंड 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे लेमडा आई के साथ, लेमडा आई क्या होगा, डायगोनल के ऊपर लेमडा आ जाएगा, बाकी 0 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर लेमडा आई। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएंगी, ये वाली। अब आपने क्या किया कि लेमडा का स्क्वायर है, तो आपने सिंपल लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो आपके पास लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया है। ठीक हो गया। कहाँ चला गया बार। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें उसने किया हुआ है कि अच्छा, अब आगे उसने क्या किया कि द ओनली रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही रूट निकले हैं ना, आयोटा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो आगे उसने किया हो एवर इफ़ वी परमिट ए टू एक्ट्स ऑन C2, मतलब CN। अब पहले हम RN पढ़ रहे थे ना रियल के लिए RN, तो अब हमने कॉम्प्लेक्स के लिए CN पढ़ना है, तो CN की जगह पर 2 आ जाएगा। देन अब हमने ये यहाँ पर इसको मैट्रिक्स को चेक किया है, ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब अब हमने क्या किया कि हमने ये वाले आइजन वैल्यूज़ को यूज़ करके उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ये काम पीछे भी हमने कई बार किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर गया हूँ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ना, ये आपने ध्यान से समझनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 मुश्किल नहीं है लेकिन समझनी ध्यान से है। कहता है लेट ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड द आइजन वैल्यूज। सबसे पहले हमने आइजन वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, फिर कहता है एंड फाइंड अ बेसिस फॉर ईच आइजन स्पेस। पहले हमने आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमने उनकी आइजन स्पेस बनानी है, उनकी बेस फाइंड आउट करनी है। तो आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला करेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसमें पुट करेंगे, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो कि यहाँ पर नीचे गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया और हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर है ना, वो 0.8 प्लस माइनस 0.6 आयोटा आ गया है फॉर आइजन वैल्यू। कौन सी हमारे पास आइजन वैल्यू जनाब? अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमारे पास दो किस्म की आइजन वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, कॉम्प्लेक्स वाली, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने पहले लेमडा को माइनस के साथ साथ सॉल्व किया। सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ए माइनस लेमडा आई, ये आई है, आयोटा नहीं है, आई इंटू एक्स
इज इक्वल टू 0, यही होता है ना आपके पास, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, आपने सिंपल सा यहाँ पर जो काम किया वो ये है कि ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है ना, तो लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने इक्वेशन बनानी है। लेट्स सी, इसको मैं कह देता हूँ ए बी सी डी कह देता हूँ मिसाल के तौर पर। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं कह देता हूँ ए बी सी और डी मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स को आपने एक्स वाली फॉर्म में लेकर आना, जो थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था कि ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स हमारे पास क्या आएगा, x1 और x2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और आपके पास जो है इक्वल टू क्या आएगा, 0 0। ठीक हो गया। ये वही काम है जो हम पीछे करते आए हैं, सारा वही काम है, ठीक है। अब हमने इनकी इक्वेशंस बना लेनी है। ये मैं ब्लू के साथ इसको करता हूँ। ये वाली देखें, ए और बी को पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ये सी और डी को आपने इस x1 और x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास वैल्यूज़ निकल आएंगी जनाब x1 की और x2 की। जब आपके पास x1 और x2 की वैल्यू निकल आएंगी तो फिर आपने जो वैल्यू निकलेंगी उन x1 और x2 की, उनमें से आपने v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि आपके पास आइजन वेक्टर होंगे। मसलन आपके पास x1 और x2 की वैल्यू जो है, ये x1 की x1 इज इक्वल टू दिस आ गया आपके पास। अब आपने x1 को यूज़ करते हुए उसका वेक्टर बना लेना और वेक्टर बना के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा v1 और दूसरा वेक्टर आ जाएगा v2। तो ये आपने आइजन वेक्टर्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं। यहीं तक था। चेक कंप्यूट से आपका कोई लिंक नहीं है, अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। आपको उसने क्वेश्चन में यही कहा था कि आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने और आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट करने जो उसकी बेस बनाए, ठीक है ना। तो वो हमने v1 और v2 फाइंड आउट कर लिए। आगे है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं ना, इसी तरह ही वेक्टर्स में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। वो क्या कहता है, कहता है द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर x इन xn इज़ अ वेक्टर x बार इन xn। देखें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, अगर लेट्स सी आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर x लिया हुआ है और वो xn स्पेस से लिया हुआ है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो x बार होगा ना, वो भी cn स्पेस से ही होगा। whose entries are complex whose entries are the complex conjugate of the entries of x. The real imaginary parts of complex vector x are the vector real x r e x, ये देखें r e x एंड इमेजिनरी को आई एम एक्स पढ़ते हैं। अब ज़रा इसको थोड़ा सा ना मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हुआ ये है कि आपके पास लेट्स सी एक मैट्रिक्स आ जाता है या एक आपके पास वैल्यू आ जाती है, जैसे कि ये आपके पास x है। ये एग्जांपल से ही समझ लें, आपको एग्जांपल से इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये x है, इसको मैं थोड़ा सा कर्सर डाउन कर लूँ ताकि एग्जांपल पूरी आ जाए। अच्छा जी, एग्जांपल 4 है। 3 की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अच्छा, अब हमारे पास वो कहता है कि जी ये आपके पास एक एक्स मैट्रिक्स है, ये वाला आपके पास एक एक्स मैट्रिक्स है। इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग करने हैं। रियल पार्ट्स वो होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं लिखा होता और इमेजिनरी पार्ट्स वो होते हैं जिनके साथ आयोटा लिखा होता है। तो आपको पता है कि जी आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट्स में एक 3 आ रहा है और एक
2 आ रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू है रियल पार्ट तो है नहीं, तो 0 आ जाएगी, 3 0 2 आ जाएगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स में आयोटा को आप कॉमन ले लो तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एमसीक्यूज में भी। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको एक मैट्रिक्स दे सकता है और कह सकता है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग करें, तो आपके पास ये वाला रियल पार्ट्स आ जाएगा और ये वाला इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो आपके पास वही वेक्टर आएगा जो आपके पास मौजूद था। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, वो ये है कि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स तो आपने अलग-अलग कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको कहता है एक्स का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें, तो कॉन्जुगेट जो है वो एक्स बार होगा। और जब एक्स बार की बात आएगी तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि इमेजिनरी पार्ट्स जितने भी होंगे उनके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है ना। आयोटा वाले जितने भी पार्ट्स होंगे उनके साइन चेंज कर देने। जैसे कि एक्स बार यहाँ पर एक्स जो था वो 3 माइनस आयोटा था, लेकिन एक्स बार जो है वो 3 प्लस आयोटा हो गया। यहाँ पर प्लस आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा हो गया, साइन चेंज किए। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास ये जो पॉइंट्स है ना, इसको आपने ज़रा अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास पेपर में भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर आपके पास आर इंटू एक्स का कॉन्जुगेट होता है या आर इंटू एक्स का बार होता है, तो उसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और वाज़े नज़र आ जाए। ये मैंने जूम कर दिया इसको, ये देखें। आर एक्स का बार जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया है, एक्स के आर के बार के और एक्स के बार के। इसी तरह बी एक्स का बार भी है और आर बी का बार भी यही है। ये आपने याद रखना है कि जब भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आर एक्स जो है उसका जो बार होगा वो आर का बार अलहदा होगा और एक्स का बार अलहदा होगा। और अगर आपको पेपर में दे देता है आर का बार इंटू एक्स का बार इज इक्वल टू, तो आर एक्स का होल बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नोट है एक। नोट ये है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर आर रियल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ओन। जो भी कॉन्जुगेट होगा, रियल नंबर का या रियल मैट्रिक्स का, वो उसके अपने ही नंबर के इक्वल होगा। लेट्स सी, ये देखें हमारे पास एक वैल्यू है z इज इक्वल टू 2। अगर वो कहता है इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें, तो कैसे करेंगे? हम सिंपल सा काम करेंगे कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा, ठीक है ना। 0 ही आयोटा करेंगे ना, तो जब आप 0 आयोटा करेंगे तो उसका z का जो बार होगा वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल ही आएगा। तो रियल नंबर और रियल मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट होता है ना, वो इट्सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ रियल मैट्रिक्स डेट एक्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स एन सी एन, ठीक है ना। कहता है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर रियल, देन ए जो है वो हमारे पास एक रियल मैट्रिक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ए इंटू एक्स का बार जो है उसको आप अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, और ए का जो बार होगा वो इटसेल्फ ए होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो उसने चीज़ लिखी हुई है ना, ये देख लें। उसने कहा ए एक्स का बार जो है वो किसके इक्वल आता है, ए के बार के और एक्स के बार के, ऐसा ही है ना। तो ए जो है वो तो आपके पास रियल नंबर है, तो ए का जो बार होगा वो इटसेल्फ ए होगा। तो फिर सिंपल किसका बार आ जाएगा, एक्स का बार आ जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब नीचे ज़रा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर उसने क्या कहा, उसने कहा कि ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का बार, ए का बार नहीं, ए एक्स का बार इज इक्वल टू होता है ए एक्स होल बार के। और ए एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू होता है आपके पास लैम्डा एक्स के। यही है ना, ये हमने आइजन वेक्टर और वैल्यूज़ वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, लैम्डा एक्स के। तो जब ए का बार एक्स का बार होगा तो फिर लैम्डा और एक्स का बार भी होगा।
तो लेमडा और एक्स के बार को आप सिंपली अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 है। वो कहता है कि जी द आइजन वैल्यू ऑफ रियल मैट्रिक्स इन एग्जांपल 2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नेमली। ये हमें एग्जांपल नंबर 2 में से ही उसने वैल्यू दी हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर फाउंड द एग्जांपल 2 आर आल्सो दिस। ये हमारे पास वेक्टर v1 और v2 हमने फाइंड आउट किए हुए थे ऑलरेडी। ये वेक्टर v1 और v2 हमने एग्जाम्पल में फाइंड आउट किए हुए थे। एग्जाम्पल नंबर 2 को जाके देखिएगा। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि v1 की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 -4 आयोटा और 5 है। लेकिन सॉरी, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -2 + 4 आयोटा। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। समझने वाली बात कोई भी नहीं है, पिछला टॉपिक ये रिवाइज हुआ है यहाँ पर कि कहता है लेट a इज इक्वल टू दिस, लैम्डा इज इक्वल टू दिस एंड v1 इज इक्वल टू दिस एज इन एग्जाम्पल 2। Also let P be a 2 × 2 matrix. P is equal to real and imaginary. अब ज़रा हमने अपने वेक्टर से, आइजन वेक्टर से हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। करते थे ना हम, P की वैल्यू आइजन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आइजन वेक्टर फाइंड आउट करके हम P की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो वही हमने काम किया कि P की वैल्यू फाइंड आउट की। अब P की वैल्यू में ये देख लें कि रियल पार्ट जो है वो हमारे पास -2 भी है और 5 भी है, लेकिन जबकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स में सिंपल -4 आ रहा है और दूसरा 0 आ रहा है। तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया जिसको आपने P का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी एग्जाम्पल में अगले स्टेप पे वो कह रहा है कि C इज इक्वल टू P इनवर्स AP। ए की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की है और P इनवर्स की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। वही फार्मूला एडजॉइंट ऑफ A ओवर मॉड ऑफ A या डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। तो उसको यूज़ कर लेना और A की वैल्यू भी आपके पास गिवन है और P की वैल्यू भी गिवन, तो सिंप्लीफाई कर लेना तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाए। ठीक हो गया। अब वो कहता है बाय एग्जाम्पल 6, इससे पीछे ये आई थिंक 7 है तो 6 मैंने लिखी नहीं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। C इज़ अ प्योर रोटेशन बिकॉज अगर आप ये देखें इसके रियल पार्ट्स के अगर आप स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, और उनको एडअप कर लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 आता है। और जब ये 1 आएगा तो वो प्योर रोटेशन होगी। ये MCQs भी आ सकता है कि प्योर रोटेशन इज इक्वल टू दिस, तो आपने कह देना कि जी 1 है। ठीक है, इसी तरह ही आपने A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है जी। आगे, हाँ, आगे ये एक थ्योरम है, एंड पे जाते हुए उन्होंने थ्योरम दे दिया हमें। वो ये है कि वो कहता है लेट ए बी अ रियल 2 × 2 मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यूज़। अब ये वाला थ्योरम जो है ना, ये असल में ऊपर वाली 7 एग्जाम्पल से पहले आना चाहिए था लेकिन ये बाद में आया है। ठीक है ना, है उससे रिलेटेड ही। आइजन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू A - B आयोटा। ये आयोटा है, ये सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये आयोटा है। B नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर तो B 0 के इक्वल हो गया तो समझो आपके पास तो मैट्रिक्स जो भी आ रहा है, जो भी आइजन वैल्यू आ रही है वो तो रियल होगी, कॉम्प्लेक्स तो ना हुई। एंड एसोसिएटेड आइजन वेक्टर V इन C2 देन। अब आपके पास ये A इज इक्वल टू P इनवर्स। आपने ये याद रखना है कि C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा, अब देखें, ये A और B रियल पार्ट होगा और जो आपके पास इमेजिनरी है -B और A होगा। ये आपने ये मैट्रिक्स याद रखना है। और P इज इक्वल टू रियल वैल्यू इंटू इमेजिनरी वैल्यू या रियल V एंड इमेजिनरी V। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई इश्यू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।